हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद एग्रीकल्चर में। और जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल के अकॉर्डिंग आइडिया लगा लिया होगा कि आज मैं किस पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग बिल्कुल इजी लैंग्वेज से पढ़ेंगे, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्लांट ब्रीडिंग कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है। देखिए आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या है प्लांट ब्रीडिंग। एक आर्ट है, ठीक है भाई, और ये एक टेक्नोलॉजी है। क्या है? एक टेक्नोलॉजी है और साइंस है। ठीक है, साइंस है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक प्लांट है कोई, ठीक है, ये जैसे, ठीक है भाई, मान लीजिए एक प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर डीएनए, ठीक है, वन सेकेंड, डीएनए या जीन, जिसको बोलते हैं हम जेनेटिक्स मेकअप, जेनेटिक्स जेनेटिक्स मेकअप, ठीक है। अब इस प्लांट के जो जेनेटिक्स मेकअप होता है, अब हम ह्यूमन के द्वारा इस प्लांट के डी या जीएनए में कुछ चेंजमेंट करें, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ इंप्रूवमेंट करें, उसी को हम प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन है, ठीक है भाई, और ये ह्यूमन किसके द्वारा, ये प्लांट ब्रीडिंग की मदद से, जैसे आर्ट, टेक्नोलॉजी, साइंस, ठीक है, इन तीनों की मदद से इस प्लांट में कुछ चेंजमेंट किया जाए। ठीक है, जैसे कैसे, क्या क्या मैं चेंजमेंट कर सकता हूं, हम लोग इम्प्रूव वैरायटी बना सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और हाई इल्ड वैरायटी बना सकते हैं। तो ये जो इम्प्रूवमेंट करते हैं किस लिए, जिससे कि अपना फायदा हो, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए। ठीक है भाई, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए जो ह्यूमन इसकी मदद से इस प्लांट में कुछ चेंजमेंट करता है, उसी को हम प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्लांट ब्रीडिंग किसे कहते हैं। इसी प्रकार से यही डिफिनेशन है। ठीक है, डिफिनेशन में क्या है देख लीजिए। अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, प्लांट ब्रीडिंग की डिफिनेशन क्या होती है, उसकी बात करूं डिफिनेशन की। डिफिनेशन में क्या होगा, इट इज ए आर्ट एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज, लिख लीजिए आप लोग, एज वेल एज साइंस, as well as science for improving the makeup genetics makeup of the plants to their economic यूज। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन हो जाएगी प्लांट ब्रीडिंग की। अब आप लोगों को अगर मैं डायरेक्ट इस डिफिनेशन पे लाता, इससे पहले की अगर गाथा में ना सुनाता, तो आप लोगों को यही डिफिनेशन हार्ड लगती, टफ लगती। ठीक है, याद करने में दिक्कत होती। ठीक है, बट इसमें कुछ नहीं है, वही जो पहले बता चुका हूं। इट इज एन आर्ट टेक्नोलॉजी एज वेल एज साइंस फॉर इंप्रूविंग जेनेटिक्स मेकअप। जेनेटिक्स मेकअप का इंप्रूविंग करेंगे, किसके लिए, फॉर देयर इकोनॉमिक यूज, इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव्स की। प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फर्स्ट वन, सबसे पहला देखो, जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, ये कंट्री बाय कंट्री डिपेंड करते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं उनका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है हायर यील्ड, जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है क्या चीज, हायर क्वालिटी। ठीक है, बट अपने जो इंडिया में जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका है प्लांट ब्रीडिंग का, वह है हायर यील्ड, हायर यील्ड। ठीक है, और सेकेंड है अपने यहां क्वालिटी। बट जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका हुआ, यूरोप, जापान हुआ, उनका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है क्वालिटी रहता है। बट जो डेवलपिंग कंट्री होती है जैसे अपने इंडिया, इसमें क्या है, हायर यील्ड। क्यों है ऐसा? क्योंकि अपने यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा क्वालिटी से मतलब नहीं रहता है, उनको बस यील्ड से मतलब रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक्स वैरायटी है, किसी रीजन के मान लेते हैं, अपने यूपी की मान लेते हैं, कोई एक्स वैरायटी है, और इसकी ये एक्स मान लीजिए बीट की वैरायटी है। ठीक है, और इसकी जो उपज है वो 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, अब अपने रीजन में, अपने उत्तर प्रदेश में कोई न्यू वैरायटी कोई साइंटिस्ट बनाना चाहेगा, कोई यूनिवर्सिटी या केवीकेएस के द्वारा, कब पॉपुलर होगी? अगर मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने कोई बाई वैरायटी बना दी। ठीक है, अब ये बाई वैरायटी ये इस अपने रीजन में कब पॉपुलर होगी? जब इसकी यील्ड इस एक्स वैरायटी से ज्यादा हो, लगभग 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो, तभी तो फार्मर इसको लेंगे, क्योंकि उनको यील्ड से मतलब है। ठीक है, बट भले ही इस बाई की क्वालिटी ज्यादा हो एक्स वैरायटी से, और फिर भी फार्मर इसको ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मेन कारण यह है, आप लोग समझ सकते हैं डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि एक तो एक मेन कारण यह भी है कि आते दिन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ठीक है, अब जमीन तो सीमित है, लिमिटेड, फार्मर्स की मजबूरी है ना इस पे, तो यही कारण है। और तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हाई यील्ड में कोई ऐसी वैरायटी बना सकते हैं जो अधिक से अधिक उपज दे। ठीक है भाई, और अच्छी क्वालिटी का सीड बना सकते हैं, जिससे सीड का भी बहुत इफेक्ट रहता है। अगर मान लीजिए 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिली है, तो इसमें लगभग 50% जो कंट्रीब्यूट रहता है वो ओनली सीड का ही रहता है, और 30% जो रहता है वो रहता है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। ठीक है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, और 10% जो रहता है वो रहता है प्लांट प्रोटेक्शन, जैसे डिजीज ये मैनेजमेंट करना, प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, और 10% जो रहता है वो रहता है फार्मर्स की स्किल। अब मान लीजिए 50% रेशियो है इस 100 कुंटल यील्ड से, अगर फार्मर्स इकोनॉमिक प्रैक्टिस कितनी से कितनी भी पूरी करे, लगभग 20 या 15% कर ही लेगा। ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन भी 5% तक मैनेजमेंट कर लेगा, कितना भी इसके फार्मर्स हो, लगभग 5% तक तो कर ही लेगा, है ना। पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसका है? सीड का। तो सीड इंप्रूव मतलब अच्छी क्वालिटी का डालना चाहिए, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? क्वालिटी। अपने इंडिया में क्वालिटी भी देखते हैं, आज भी लोग, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग अपने इंडिया में जो रेड कलर का जो व्हीट होता है, गेहूं होता है, उसे कोई नहीं खाता है। ठीक है, तो इसमें कलर्स भी देखते हैं, कलर क्वालिटी। ठीक है, और दूसरा क्या? मेकिंग क्वालिटी, फास्ट जो पक जाए, जल्दी बन जाए। ठीक है, मेकिंग क्वालिटी का भी काफी इफेक्ट रहता है, ग्रेन साइज का भी रहता है। ठीक है, और एरोमा, सुगंधित, अच्छी स्मेल आए। ठीक है, और ग्लूटीन की मात्रा कुछ कम हो। जो ग्लूटीन होता है, देख लीजिए, जो ग्लूटीन जो गेहूं में पाया जाता है, ग्लूटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जो गेहूं की जो रोटी होती है, जो हम लोग बनाते हैं चपाती, जब वो फूलती है, वो इस ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही फूलती है। ठीक है, तो ये जो ग्लूटीन प्रोटीन होता है, ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, तो इसकी मात्रा लेस होनी चाहिए। इसके लिए अभी न्यू वैरायटी डेवलप की है गेहूं में, जो नोरिन 10 के अकॉर्डिंग जो बनाई हुई वैरायटी है, वो सब, उन सभी वैरायटी में ग्लूटीन की मात्रा कम है। ठीक है, थर्ड में मैं बात करूंगा, थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिजीज एवं इंसेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ डिजीज एवं इंसेक्ट। ठीक है भाई, डिजीज एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट वैरायटी। इसमें क्या है, देखो, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसमें आप लोगों को कुछ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा।
जिसे क्या हुआ था 1845 में आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था, जिसको आयरिश फेमाइन के नाम से भी जानते हैं। 21 कारण हुआ था। वहां पे क्या होता, वहां की लगभग 100% पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, 100% जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वह 100% जो पॉपुलेशन थी वह पोटैटो पे डिपेंड थी। ठीक है, 100% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी? पोटैटो पे। पोटैटो पे, क्योंकि वहां पे पोटैटो होता था, पोटैटो पे डिपेंड थी। बट क्या हुआ, वहां एक डिजीज लग गया, पोटैटो लेट ब्लाइट। ठीक है, कौन सा डिजीज लग गया? पोटैटो लेट ब्लाइट। पोटैटो लेट ब्लाइट नामक डिजीज लग गया, किसकी वजह से? एक फंगस जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, फंगस इसका नाम है, उस वजह से उसमें एक डिजीज लग गया। तो क्या हुआ, वहां का पोटैटो सब नष्ट हो गया, सब चला गया। अब वहां का वो खौफनाक मंजर था, लगभग बहुत से लोग को माइग्रेट कर गए और काफी लोग मारे गए थे, मर गए थे बेचारे, क्योंकि इसी पे डिपेंड थे पोटैटो। जिसपे तुम डिपेंड हो वही तुमको छोड़ के चली जाए, क्या हालत होगी, समझ सकते हैं ना। तो वही हाल यहाँ हुआ। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? काश उस टाइम कोई आइलैंड में ऐसा साइंटिस्ट वैज्ञानिक होता जो एक डिजीज रेजिस्टेंट इस पोटैटो के लिए वेराइटी डेवलप कर देता, तो इतना खौफनाक मेंजर देखने को नहीं मिलता। और एक घटना और है जो अपने इंडिया की है, इसकी बंगाल फेमाइन की। ठीक है, बंगाल फेमाइन, ये अपने इंडिया में ही हुआ था। कब हुआ था ये? 1943 में, 1943 में। क्या हुआ था उस टाइम अपने इंडिया में, बंगाल में? वहाँ की जो पॉपुलेशन थी मोस्टली डिपेंड थी राइस पे, और उस टाइम राइस में एक डिजीज लगा, ब्राउन लीफ स्पॉट। कौन सा डिजीज लगा? ब्राउन लीफ स्पॉट। स्पॉट, जिससे क्या हुआ, जो होता है इसके डिजीज फंगस होता है, इसका नाम होता है, वो भी लिख लीजिए, हेलमेंथो स्पोरियम ओराइसी। ठीक है, तो ये डिजीज आ गया, तो वहां का जो राइस था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, वहां की पॉपुलेशन हाहाकार मच गया, सब परेशान हुए। तो ऐसा बताया जाता है, लिटरेचर्स में लिखा गया है कि वहाँ के काफ़ी लोग, बहुत से लोग माइग्रेट भी कर गए थे और बहुत से लोग मर गए थे। लेकिन ऐसा जो है ब्राउन लीफ स्पॉट राइस में जो डिजीज लगा है, ये बताया गया है कि ऐसा इस कारण हुआ था, बट उसका मेन कारण कुछ और ही था। क्या हुआ था? ब्रिटेन में 1942 में, 1942 में ब्रिटेन में एक बहुत ही भयंकर तूफान है। ठीक है, अकाल पड़ गया। तो वहां का जो प्रधानमंत्री था, जिसका नाम था चर्चिल, चर्चिल, ठीक है, उसने क्या किया, भारत से लगभग 70,000 कुंटल, ठीक है, 70,000 कुंटल जो राइस था वो ब्रिटेन भिजवा दिया। ठीक है, अब 1942 में इसने जो राइस था ब्रिटेन भिजवा दिया भारत से। और उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, अपना देश वैसे भी अंग्रेजों से गुलाम था। ठीक है, हालत वैसे भी डाउन थी, ऊपर से इसने ये वहां का राइस भी वहां भिजवा दिया। और 1943 में तो ये डिजीज आ गई। वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हुआ था, इल्ड इल्ड काफी हुई थी। अगर ये जो वहां ना भिजवाता ब्रिटेन राइस, तो ये लोग कंज्यूम कर लेते। इतनी जो हुआ, जो लोगों को देखना पड़ा इतना बुरा हाल, वो नहीं देखने को मिलता अगर ये ना भिजवाता। बट मेन यही था, लेकिन इसको एक बार प्योरिटी दी जा रही है, इसको नहीं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं राजनीति सब अपने बचने के चक्कर में कुछ ना कुछ नया नया आगे ले आते हैं, है ना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर बात करता हूँ, तो अगला आएगा मेच्योरिटी, अर्ली मेच्योरिटी। ठीक है, अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी, क्या भाई? अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी, इससे क्या है,
इसमें हम लोगों को वह वैरायटी डेवलप करनी, इम्प्रूव करनी है जो कम से कम दिन में तैयार हो जाए, पककर तैयार हो जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो फसल से क्रॉप वगैरह जब तक फील्ड पे रहती है, किसान एक फार्मर्स की धड़कनें चलती रहती हैं जब तक उसका अनाज घर तक नहीं आ जाता है। क्योंकि आजकल प्रकृति में पता नहीं कब कौन सी आपदा आ जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कोई पता। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अभी घर से जब आफ्टर दिवाली यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा नियर बाय फरुखाबाद साइड में इतनी बारिश हुई और जो धान की जो क्रॉप थी पूरी तरह से मैच्योर खड़ी थी, पर इतना उसमें पानी भरा हुआ था कमर से लेकर, क्योंकि उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रही, मतलब वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। क्या बीती होगी फार्मर से। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी वैरायटी इंप्रूव की जाए जो कम से कम दिनों में तैयार हो जाए, जल्दी पककर तैयार हो जाए। ठीक है, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये था सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी क्या रहती है कि एक समय में ही सेम टाइम पे ही मैच्योर हो, जैसे पेटी हुआ, बीट हुआ, जो मोस्टली क्रॉप्स जो है फील्ड क्रॉप्स हैं उनमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी है, एक समय में ही पककर तैयार होती है, हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। बट क्या है ग्रीन ग्राम, क्या है ग्रीन ग्राम जिसको बोलते हैं मूंग, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो मूंग की फलियां होती हैं वो कुछ पहले पक गई और कुछ जो उसकी फलियां 2-3 दिन बाद। अगर हम उसकी हार्वेस्टिंग एक टाइम पे करेंगे तो जो फलियां पहले पक गई जमीन पे सारी गिर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इसमें भी सिंक्रोनस मैच्योरिटी लाने की इसकी भी वैरायटी डेवलप हो गई है, इसकी भी सिंक्रोनस मैच्योरिटी की वैरायटियां आ गई हैं। और जो नेक्स्ट जो थर्ड लास्ट वन है वो हम लोगों का है इलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक रेसिस्टेंस। कौन सा ऑब्जेक्टिव, इलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या है कुछ क्रॉप्स हैं जिनके अंदर ऐसे टॉक्सिक पाए जाते हैं जो काफी हार्मफुल होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको लिख लीजिए क्या है केसरी दाल, नंबर 1 जो एग्जांपल में क्या है केसरी दाल, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का एक बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिक पाया जाता है, जिसका नाम है, नाम तो काफी लंबा चौड़ा है बट आप लोग जान लीजिए क्या होता है न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन नाम का एक पाया जाता है, इसमें टॉक्सिन कौन सा है जिसका नाम है बोआ। ठीक है, बोआ, जिससे क्या होता है ये काफी हार्मफुल रहता है। जैसे क्या होता है जो कमर से नीचे तो लकवा पैरालिसिस मार जाता है, बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है भाई, सिर्फ पैरालिसिस हो जाता है। तो इसकी भी वैरायटी रेसिस्टेंट बनानी चाहिए ब्रीडर्स को, है ना। और इसकी भी वैरायटियों पे काम चल रहा है फिलहाल, मुझे लगता है इसकी वैरायटी आ गई होंगी। ठीक है, और अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ये मस्टर्ड ऑयल। इसी में एग्जांपल दूसरा है मस्टर्ड ऑयल, जिसमें जो पाया जाता है यूरेसिक एसिड। ठीक है, जो भी काफी हार्मफुल होता है। आज भी लोग, बहुत से लोग हैं जो मस्टर्ड ऑयल का यूज नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि इसमें यूरेसिक एसिड पाया जाता है जो काफी हार्मफुल होता है। इसकी जो रेजिस्टेंट वैरायटी है बन गई है, रेजिस्टेंट वैरायटी इसकी जो है 00। ठीक है, 00 वैरायटी है इसकी, जिसमें जो 10 है इसका मतलब है कि जो मस्टर्ड ऑयल में जो यूरेसिक एसिड होता है ना, यूरेसिक एसिड जो होता है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये इसका मतलब है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया हो कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। मैंने इसको डिटेल में आप लोगों को बताया है, आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी लगी है ये सब जानकारी, आप लोग कमेंट में अवश्य दें। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं, उसका सॉल्यूशन हम लोगों की तरफ से दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा हमारी कोई भी वीडियो इस चैनल पे आएगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी। ओके, धन्यवाद।